गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हर हर महादेव। सावन की पहली सोमवारी की आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं। सावन स्टार्ट हो चुका है। वेल, तो हम चालू करेंगे एनवायरनमेंट इंजीनियरिंग। तो ये जो टॉपिक अभी हम डिस्कशन करेंगे आने वाले कुछ 15-20 क्लासेस के अंदर, इसका इंपॉर्टेंस मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि दिस टॉपिक्स आर वेरी मच इंपॉर्टेंट। यहाँ से एग्जामिनेशन में, जैसे आपके अभी जो सामने एग्जाम है वो है एसएससी जेईई, काफ़ी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस इस इन पर्टिकुलर टॉपिक से पूछे जाएंगे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं। मैंने आपको लिस्ट दे दिया था कि कौन कौन से चैप्टर्स अभी मैं पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, तो चलिए चालू करते हैं। तो वेरी इंपॉर्टेंट, तो आप जैसे जैसे मैं पढ़ाते चलूंगा वैसे वैसे समझते चलिए और नोट्स को बनाते चलिए। मान लीजिए आपको कहीं पे डाउट आती है, कुछ भी समझने में कोई दिक्कत आ रही है, तो नीचे दिए गए नंबर पे कृपया करके संपर्क करें, हमसे बात हो जाएगी। आप संपर्क करिए रात के 8 बजे के बाद। अभी कुछ दिनों तक हम क्लासेस को नहीं ले पाए थे कुछ सामाजिक कारणों के कारण। वेल, अब मैं फ्री हो चुका हूं, तो अब से लेके 21 तारीख तक क्लासेस चलेंगे, क्योंकि 22 तारीख को हम जा रहे हैं बाबा मंदिर। ओके, तो 21 तारीख तक क्लासेस को लिया जाएगा। उसके बाद फिर बाबा मंदिर से वापस आएंगे। देन अगेन वी विल कंटिन्यू विथ एनवायरनमेंट, एंड एनवायरनमेंट को खत्म करेंगे। देन वी विल मूव इनटू नेक्स्ट सब्जेक्ट। बाकी आप लोग जबरदस्त तरीके से प्रैक्टिस करते रहिए। जो सब्जेक्ट्स हो चुके हैं पढ़िए, रिवीजन करिए एंड प्रैक्टिस करिए। बस एग्जामिनेशन के लिए वही इंपॉर्टेंट है अभी के टाइम पे। ओके, नॉन टेक्निकल के क्लासेस चल रहे हैं। ऐप के ऊपर नॉन टेक का क्लास हमने डलवा दिया है, तो आप डायरेक्टली जाके वहीं से एनरोल कर सकते हैं। कॉन्सेप्ट डिकोडर एंड्रॉयड एप्लीकेशन, ठीक है, वहां उसको डाउनलोड कर लीजिए और ऐप के ऊपर नॉन टेक के क्लासेस अवेलेबल है, आप सीधा जाके एनरोल कर लीजिए। ठीक है, तो हम लिखना चालू करेंगे। तो आप हेडिंग बनाइए वाटर डिमांड। ठीक है, वाटर डिमांड, और लिखना चालू करिए। वाटर डिमांड का मतलब क्या है? वाटर डिमांड इंप्लाइज क्वांटिटी एस्टिमेशन। वाटर डिमांड का मतलब क्या है? क्वांटिटी का एस्टिमेशन करना। किस चीज का क्वांटिटी? वाटर का क्वांटिटी, कि कितना क्वांटिटी ऑफ वाटर यूज होता है। ठीक है, इस चीज का कैलकुलेशन, एस्टिमेशन, इसी को कहा जाता है वाटर डिमांड। ओके, द क्वांटिटी ऑफ वाटर रिक्वायर्ड फॉर म्युनिसिपल यूजेस फॉर विच the water supply scheme has to be designed requires the following data। मतलब ये जो वाटर डिमांड है, इसको एस्टिमेट करने के लिए हमें दो डेटा चाहिए। एक फोरकास्टेड पॉपुलेशन, दूसरा रेट ऑफ कंजम्पशन। ये जो रेट ऑफ कंजम्पशन होती है, इसको हम मेजर करते हैं इन एलपीसीडी। एलपीसीडी का मतलब क्या होता है? लीटर पर कैपिटा पर डे। देखिए, एनवायरमेंट इंजीनियरिंग के क्वेश्चंस को सॉल्व करते वक्त यूनिट पर खास ध्यान रखिएगा। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो ऑटोमेटिकली जस्ट लुकिंग आफ्टर यूनिट आपके आंसर हो जाएंगे। ठीक है, तो यूनिट्स आर वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर एनवायरो क्वेश्चंस। तो लीटर पर कैपिटा पर डे, दिस इज योर रेट ऑफ कंजम्पशन। अब देखिए, अगर आपको रेट ऑफ कंजम्पशन मालूम है, लीटर पर कैपिटा पर डे, तो आपको एक वाटर सप्लाई स्कीम बनानी है फॉर ए पर्टिकुलर पॉपुलेशन। तो आपको ये मालूम है कि वो पर्टिकुलर पॉपुलेशन पर डे कितना लीटर ऑफ वाटर कंज्यूम करता है। तो जितने भी पीरियड के लिए आप डिजाइन करोगे, मतलब एक डिजाइन पीरियड होती है, हमें कितने टाइम तक के लिए ये वाटर सप्लाई स्कीम को हमको डिजाइन करना है, उस चीज को हम कहते हैं डिजाइन पीरियड। तो फॉर द पीरियड ऑफ डिजाइन पीरियड आपको कितना कंजम्पशन चाहिए, ठीक है, सब चीज आपको निकल जाएगा। कितना रेट ऑफ, किस रेट ऑफ डिस्चार्ज के साथ आपको सप्लाई करना है, इजिली ईच एंड एवरीथिंग यू कैन कैलकुलेट। समझ रहे बात को? सो हमें ये बेसिकली ये टू डेटा चाहिए। फोरकास्टेड पॉपुलेशन, अब यहाँ पे फोरकास्टेड पॉपुलेशन मतलब क्या है? वेदर फोरकास्टिंग होती है। मतलब वेदर फोरकास्टिंग में क्या बताया जाता है? आज आप हैं तो आपको 1 घंटे बाद का, मतलब फ्यूचर का कुछ इन फ्यूचर एट एनी पर्टिकुलर टाइम आपको डेटा दिया जाता है। तो वही चीज है। तो ये जो वाटर सप्लाई स्कीम वगैरह हम डिजाइन करेंगे, तो आज के पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग नहीं करेंगे हम, इन फ्यूचर, क्योंकि इसका कंस्ट्रक्शन में भी एक प्रॉपर एक टाइम लगेगा, है ना। प्लस जो हम स्कीम डिजाइन करेंगे, इट विल, इसका अपना एक डिजाइन लाइफ होगा, तो वो एक पीरियड ऑफ टाइम तक के लिए उसको हम यूज करने वाले हैं। तो ऐसा तो नहीं है कि पॉपुलेशन आपका कांस्टेंट रहेगा। तो हमें एट दैट पर्टिकुलर टाइम इन फ्यूचर जो हमारे पास पॉपुलेशन होगी, उस पॉपुलेशन को मीट करने के लिए हमारा ये सिस्टम सफिशिएंट होना चाहिए। तो इसलिए हमें फोरकास्टेड पॉपुलेशन को कैलकुलेट करना होगा, एंड उस पॉपुलेशन के लिए हमें ये वाटर सप्लाई स्कीम डिजाइन करनी है। ठीक है, प्लस हमें ये बात मालूम होनी चाहिए एलपीसीडी। तो ये एलपीसीडी कहां से मालूम होती है? जो भी डिफरेंट रिक्वायरमेंट है उसका एक जनरल
इंडिया जो अपना अपना कंट्री है, अपने कंट्री में जो जनरल डिमांड है वो डिमांड का एक रेंज होता है जो कि आगे चल के हम पढ़ेंगे। तो वहां से हम वो डेटा को एक्वायर करेंगे जो कि मैनुअल से है सीधा, ठीक है। तो बाय टेकिंग दिस डेटा वी कैन इजीली कैलकुलेट। समझ में आ रहा है? सो दिस इज योर वाटर डिमांड। नेक्स्ट, डिजाइन पीरियड। इट इज ए वेरी इंपॉर्टेंट टर्म। डिजाइन पीरियड मतलब क्या? जैसे कि हम यहाँ पे वाटर सप्लाई स्कीम को डिजाइन करने वाले हैं, तो ये जो वाटर सप्लाई स्कीम होगा ये कितने समय तक के लिए इन फंक्शन रहेगा। मतलब इन फंक्शन कहने का मतलब है एक पॉपुलेशन होगा एक सिटी में, इस सिटी में एक वाटर सप्लाई स्कीम आपने डिजाइन कर रखा होगा। अब ये वाटर सप्लाई स्कीम में बहुत सारी चीजें होती हैं। आप पाइपलाइन बिछाओगे, ठीक है, रिजर्वायर्स वगैरह होंगे, डैम वगैरह होंगे, तो बहुत सारे कॉस्टली स्ट्रक्चर्स भी यहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं। और इन कॉस्टली स्ट्रक्चर को हम मतलब रिप्लेस नहीं कर सकते तुरंत कि चलो भाई ये चीज सेटिस्फाई नहीं हुआ, इसको तोड़ा नया बना दिया। नहीं, इसको एक बार ही बनाने में काफी ज्यादा पैसा लगता है। इसलिए हमें ये डिजाइन पीरियड वगैरह सब कुछ वाइजली सिलेक्ट करना है। और ये जो पॉपुलेशन फोरकास्टिंग है इसको बहुत अच्छे तरीके से करना है ताकि हमने जो इन्वेस्टमेंट किया है वो इन्वेस्टमेंट हमारा काम में आए। समझ में आ रहा है बात को? तो पढ़िए डिजाइन पीरियड। द क्वांटिटी ऑफ वाटर इज वर्कड आउट विथ ड्यू प्रोविजन फॉर रिक्वायरमेंट ऑफ फ्यूचर पॉपुलेशन, ठीक है, बिकॉज द वाटर सप्लाई सिस्टम इन्वॉल्व्स huge and costly structures such as dam and reservoir, complex and vast structure such as distribution network, various treatment unit etc. which cannot be easily replaced or modified, ठीक है। इसलिए हमें जो क्वांटिटी ऑफ वाटर है, ठीक है, ये बहुत अच्छे तरीके से कैलकुलेट करना है फॉर फ्यूचर पॉपुलेशन, जिसके लिए हमें डिजाइन करनी है पूरा का पूरा सब सिस्टम। समझ में आ रहा है? सो यहाँ पे ये जो फ्यूचर पॉपुलेशन का एस्टिमेशन है ये काफी क्रूशियल एंड इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो कि हम अभी ही पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये जो फ्यूचर में जो आने वाला पॉपुलेशन है उसके लिए हम डिजाइन कर रहे हैं फॉर ए पर्टिकुलर पीरियड। तो वो जो पीरियड होती है जो फ्यूचर में आने वाली है वो पीरियड ही होता है डिजाइन पीरियड। समझ गए? डिजाइन पीरियड ऐसा नहीं है कि आपका एक फिक्स होता है। जैसे यहाँ पे हम डिजाइन करते हैं वाटर डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम वगैरह को, यहाँ पे डिजाइन पीरियड वगैरह फिक्स नहीं होती है। मीन्स की 30 साल, 40 साल, 50 साल ऐसा फिक्स नहीं है। एक रेंज होता है, एक मिनिमम डिजाइन पीरियड होती है और एक मैक्सिमम वैल्यू होती है। ये दोनों चीज अलग अलग फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है। समझिएगा बात को, मैं कहना क्या चाहता हूँ, यहाँ तक लिखिए। इसके बाद देखिए, जो डिजाइन पीरियड होती है बेसिकली द डिजाइन पीरियड, इसका होता है एक रेंज। हमेशा याद रखिएगा, एक रेंज होता है। अब ये जो रेंज है ये एक होती है मिनिमम और एक होता है मैक्सिमम। एक होता है मिनिमम, दूसरा होता है मैक्सिमम वैल्यू। मान लीजिए ये हम बात कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल लेट अस टेक ए एग्जांपल कि हम वाटर सप्लाई स्कीम जो हम पाइप वगैरह नहीं बिछाएंगे उसका डिजाइन पीरियड का बात कर रहे हैं, वाटर सप्लाई स्कीम का। लेट्स सपोज वाटर सप्लाई स्कीम। देखिए अब मुझे ये बताओ, जो मिनिमम वैल्यू ऑफ डिजाइन पीरियड होगा वो किस चीज के ऊपर डिपेंड करेगा। मतलब मान लो आपने जो वाटर सप्लाई स्कीम बनाया, तो आपने डिजाइन किया है इस वाटर सप्लाई स्कीम को लेट्स सपोज कि फॉर ए मिनिमम वैल्यू ऑफ 30 इयर्स या 40 इयर्स। ये मान लो मिनिमम वैल्यू कि जो 40 इयर्स तक, जब से वो सैंक्शन होगा, मतलब जब से वो काम करना चालू करेगा, इन यूज होगी, तब से लेके 40 साल तक मेरा पूरा रिक्वायरमेंट ये मीट करता हुआ नजर आएगा। तो वो एक मिनिमम डिजाइन पीरियड हुआ। तो वो किस चीज के ऊपर डिपेंड कर रहा है? आपके इन्वेस्टमेंट के ऊपर कि आप कितना पैसा लगा रहे हो। आप जितना ज्यादा पैसा लगाएंगे, जितना ज्यादा स्टिफनेस, स्ट्रेंथ वगैरह सब कुछ सिस्टम का बढ़ाएंगे, उतना ड्यूरेबिलिटी बढ़ेगा, उतना ज्यादा समय तक ये सर्विसेबल रहेगा, वर्केबल रहेगा। समझ रहे हैं? तो इट डिपेंड्स ऑन योर कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट कि कितना पैसा लगा रहे हो। ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछा हुआ डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव है, इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन की असर्शन है, प्लस आपको जो थियोरेटिकल क्वेश्चंस देंगे, बोलेंगे डिजाइन, कंसीडर डिजाइन पीरियड ऑफ ए वाटर सप्लाई स्कीम डिपेंड ऑन फॉलोइंग, 4-5 स्टेटमेंट डाल दिया। इसमें जो हम लोग अभी बातचीत कर रहे हैं ना,
ये स्टेटमेंट आपको सामने नजर आएगी, तो आप ट्रू 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 रॉन्ग 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 लगा देगा, आंसर आपको मिल जाएगा। इसलिए चीज़ों को ध्यान से सुनिए। तो ये जो मिनिमम डिज़ाइन पीरियड होती है ये डिपेंड करता है आपका इनिशियल कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट के ऊपर बेसिकली, और जो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डिज़ाइन पीरियड है ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा, सोचिए। ऑन व्हाट फैक्टर द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डिज़ाइन पीरियड ऑफ वाटर सप्लाई स्कीम विल डिपेंड। सोचो, देखो ये जो वाटर सप्लाई स्कीम वगैरह बनाया है, हम कोई मटेरियल का यूज़ करेंगे, लेट्स सपोज फॉर पाइप, अगर जो हम यूज़ कर रहे हैं, ये पाइप बनाने में हम यूज़ कर रहे हैं, मान लो कास्ट आयरन का पाइप है, CI पाइप। कास्ट आयरन की जो मटेरियल की अपनी सेल्फ लाइफ होती है वो अप्रॉक्सीमेटली 90 ईयर्स, 85 टू 90 ईयर्स है ना, 95 ईयर्स, मतलब 90 प्लस माइनस के अराउंड वेरी करता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यही हुआ कि 90 साल के बाद बाय डिफॉल्ट वो खराब होना ही होना है। 90 साल के बाद बाय डिफॉल्ट वो खराब होगा ही होगा, समझ गए बात को। तो मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगा, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डिजाइन पीरियड, जैसे कि यहाँ पे कास्ट आयरन का पाइप मान लो यूज करोगे तो कितना हो गया, 90 साल। तो ये किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, उस मटेरियल के अपने प्रॉपर्टी के ऊपर, ये चीज है। तो यहाँ से दो ऑब्जेक्टिव बन गए कि मिनिमम वैल्यू ऑफ डिजाइन पीरियड डिपेंड ऑन व्हाट, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डिजाइन पीरियड डिपेंड ऑन व्हाट, समझ रहे। तो ये दो पॉइंट बन गए। प्लस डिजाइन पीरियड हमारा ऐसा होना चाहिए कि वो ना ही ज्यादा कम ना ही बहुत ज्यादा, एक रेंज यहाँ पर अगर हम देंगे तो ये रेंज जो है, ये रेंज बहुत ज़्यादा वेरी नहीं करना चाहिए। मतलब कि आपने जो मिनिमम वैल्यू सेलेक्ट कर लिया, मान लो 5 साल और मैक्सिमम 100 साल, अरे इसका कोई मतलब नहीं है। जो रेंज यहाँ पे होता है, जैसे कि वाटर सप्लाई स्कीम का डिज़ाइन पीरियड का एक जनरल रेंज अगर बताऊँ 35 से लेके 90 साल तक की होती है, ये रेंज चलेगा। मिनिमम 30-35 साल और मैक्सिमम उसका मटेरियल का जितना, मतलब जितना लाइफ है, जितना वो मटेरियल ड्यूरेबल है वहाँ तक, तो वो मैक्सिमम हो गया। लेकिन मिनिमम जो है बहुत कम भी नहीं होना चाहिए, कहने का मतलब ये है, नहीं तो हमें मतलब हमारे लिए इकोनॉमिकल नहीं रहेगा वो। सोचिए आप इतना सारा पैसा लगा के आप मात्र 10 साल या 15 साल के लिए चीज़ों को वर्केबल बना रहे हैं, तो क्या मतलब है, समझ रहे हैं। कम से कम हमें ज़्यादा समय तक के लिए वो काम दे, फिर ज़रूरत पड़ेगा तो बाद में अपडेट करेंगे चीज़ों को, लेकिन एक लंबा पीरियड है ना के लिए सेलेक्ट किया जाता है। सो ऐसा कहा जाता है कि डिजाइन पीरियड मस्ट बी ऑप्टिमम, इट शुड नॉट बी टू लो नॉट सो हाई, एक ऐसा भी स्टेटमेंट कहा जाता है इसको लेके। क्लियर है, ठीक है। तो इसमें आप लिख लीजिए कि ये जो मिनिमम वैल्यू है, मिनिमम डिजाइन पीरियड, मिनिमम डीपी, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डीपी, मिनिमम वैल्यू ऑफ डीपी डिपेंड्स ऑन the economy of investment maximum value of design period depend on durability of the material used, durability of the material used in construction। एक एग्जांपल के तौर पे आप याद रखिएगा, डिजाइन पीरियड जब भी होगा इसका एक रेंज होता है, लेट्स सपोज 30 टू 90 ईयर ऐसा, ठीक है। तो ये हो गया मिनिमम वैल्यू, ये हो गया मैक्सिमम वैल्यू। एक नोट पॉइंट और आप बना के लिख सकते हैं कि डिजाइन पीरियड शुड नॉट बी टू लो नॉर टू हाई, ऐसा एक नोट बना के लिख सकते हैं। डिजाइन पीरियड बहुत कम भी नहीं होना चाहिए कि बहुत ज्यादा भी नहीं होना चाहिए, है ना। और मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डिजाइन पीरियड जो रेंज बताई जाती है, इसमें जो मिनिमम वैल्यू होती है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है और जो मैक्सिमम वैल्यू है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, इसका लॉजिक यहाँ पे आपको मैंने क्लियर कर दिया। क्लियर टू यू ऑल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चलिए अब टॉपिक को शुरू करते हैं, पॉपुलेशन फोरकास्टिंग मेथड। तो पॉपुलेशन फोरकास्टिंग करने का हमारे पास दो तरीका है। इन जनरल अगर मैं कैटेगरी बताऊं तो वी हैव टू कैटेगरी, मैथमेटिकल मेथड ऑफ पॉपुलेशन फोरकास्टिंग एंड ग्राफिकल मेथड ऑफ पॉपुलेशन फोरकास्टिंग। मैथमेटिकल मेथड ऑफ पॉपुलेशन फोरकास्टिंग में हमें बेसिकली 4 मेथड पढ़ने हैं। पहला अरिथमेटिक इंक्रीज मेथड, ज्योमेट्रिक इंक्रीज मेथड, इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड, डिक्रीजिंग रेट ऑफ ग्रोथ मेथड
ये 4 मेथड हो गए आपके मैथमेटिकल मेथड के अंदर, और ये चारों मेथड जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो मैनुअल्स हैं, कौन सा मैनुअल है उसका नाम पता, आता पता, एड्रेस सब बताएंगे, लेकिन ये चारों मेथड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रेकमेंड करता है। ठीक है। नाउ सेकेंड जो हमारे पास मेथड्स हैं, दोज आर ग्राफिकल मेथड, सिंपल ग्राफिकल मेथड, कंपैरेटिव ग्राफिकल मेथड, लॉजिस्टिक या ग्रोथ कर्व मेथड। ये 3 मेथड है ग्राफिकल मेथड्स। अब देखिए ये जो टॉपिक है इसमें टोटल अगर कुल मिला के हम बात करें तो टोटल डिफरेंट कितने कितने मेथड हो गए, 7 अलग अलग मेथड हो गए, 4 मैथमेटिकल और 3 ग्राफिकल। इसका काम क्या है, ये मेथड हमको क्यों पढ़ना है, यहाँ से किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। 2 तरह के क्वेश्चंस आएंगे, एक तो बनेंगे आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस जो डायरेक्ट मेथड बेस्ड होंगे, न्यूमेरिकल जो डायरेक्ट मेथड बेस्ड होंगे, प्लस दूसरा आपका बनेगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। ठीक है। अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो बनेंगे वो कहाँ से बनेंगे, ये मेथड के अपने थ्योरी, अपना जो थ्योरी पोर्शन होगा उससे बनेगा। मतलब अरिथमेटिक इंक्रीज मेथड है तो ये इसमें इसका जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो क्या है, ये कौन से कंडीशंस के लिए वैलिड है, कौन से कंडीशंस के लिए वैलिड नहीं है, ज्योमेट्रिक इंक्रीज मेथड का एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, किस कंडीशन के लिए वैलिड है, इस तरह के समझ रहे हैं। इनके अपने थ्योरी से आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनेंगे। ठीक है। तो ये सारे बात है, तो एक एक करके सारे मेथड को हम लोग देखेंगे। बड़ा इजी है, बड़ा सिंपल है, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। इसी तरह से ये जो क्लासेस हैं अभी फिलहाल एनवायरनमेंट के, इसी तरह से जो हमारे नोट्स हैं उसका मैं स्क्रीनशॉट लूंगा और आपको इसी तरह से शो करते हुए दे दूंगा, और आपको समय भी मिलेगी प्रॉपर। जैसे हम लोग अभी बातचीत कर रहे हैं, बहुत सारा समय आपके पास अवेलेबल है, इस दौरान आप लिखते चलिए। कॉपी नोट्स लिखना बहुत जरूरी है, जब आप नोट्स लिखेंगे तब आप चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। ठीक है। चलो भाई चालू करते हैं। तो पहला हेडिंग डालिए, अरिथमेटिक इंक्रीज मेथड, लिखना चालू करिए। दिस मेथड इज बेस्ड ऑन द assumptions दैट, ये किस assumption पर बेस्ड है, बेस्ड ऑन assumptions दैट द पॉपुलेशन इंक्रीज एट ए कांस्टेंट रेट फ्रॉम द लास्ट नोन पॉपुलेशन। जो भी लास्ट नोन पॉपुलेशन है मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, अभी पूरा का पूरा मैथमेटिकल प्रोसीड्यूर आपको समझ में आएगा, लेकिन अभी के लिए ध्यान रखिए बात को कि जो भी आपका लास्ट नोन पॉपुलेशन है वहां से एक कांस्टेंट रेट पे पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, इस एजम्पशन पर ये बेस्ड है। अब ये जो कांस्टेंट रेट है, ठीक है, ये जो कांस्टेंट रेट है मतलब एक एवरेज वैल्यू होगा कहीं ना कहीं, इसको हम जो हमारे पास पास्ट डेटा है वहां से हम कैलकुलेट करते हैं। एन एवरेज इंक्रीज इन द पॉपुलेशन इज कंसिडर्ड टू कंप्यूट द फ्यूचर पॉपुलेशन। एक एवरेज इंक्रीज इन पॉपुलेशन इज कंसिडर्ड, तो ये जो एवरेज इंक्रीज इन पॉपुलेशन है, ठीक है, जो जिसकी वैल्यू चाहिए है ना, मतलब कांस्टेंट रेट का जो वैल्यू चाहिए, ये पास्ट नोन डेटा को यूज करके हम कैलकुलेट करेंगे। अभी मैं आपको पूरा का पूरा प्रोसीड्यूर सिखाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है नीचे वाला, ये जो मेथड है ये किस तरह के शहर पे आप अप्लाई कर सकते हो, किस तरह के टाउन पे आप अप्लाई कर सकते हो। तो इट इज यूज्ड फॉर दो सिटी विच आर सफिशिएंटली लार्ज, जो काफी बड़े हैं, सफिशिएंटली लार्ज हैं, एंड आर ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड। ऑलरेडी एस्टेब्लिश करने का क्या मतलब है, देखिए जो बड़े बड़े शहर हैं जो मतलब सैचुरेशन पे पहुंच गए, मतलब उसमें पॉपुलेशन धीरे धीरे इतना ज़्यादा बढ़ गए और शहर का पूरा एक्सपेंशन हो गया कि अब जो पॉपुलेशन इंक्रीज वगैरह है उसका जो ट्रेंड है, उसका जो पैटर्न है वो अप्रोक्सीमेटली प्रिडिक्टेबल है, मतलब ओवरऑल प्रिडिक्टेबल है। मतलब जैसा पहले हो रहा है, मतलब पिछले साल जैसा इंक्रीज हो रहा है अगले साल भी उसी तरह से इंक्रीज होता है, या फिर थोड़ा आगे पीछे 1 2 3 4 थोड़ा आगे पीछे तो होता ही होता है, उतना तो एग्जैक्ट होगा नहीं, लेकिन ऑन एन एवरेज जो पॉपुलेशन इंक्रीज की ट्रेंड होती है ऐसे पुराने शहरों में, वो एक मतलब एक कांस्टेंट वैल्यू को अटेन करती है। तो ऐसे जो बड़े बड़े शहर हैं जैसे कोलकाता हो गया, फिर आपका चेन्नई वगैरह हो गया, तो ये सब शहर एस्टेब्लिश हो चुके हैं। दिल्ली हो गया तो ये शहर एस्टेब्लिश हो चुके हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो पॉपुलेशन इंक्रीज है वो धीरे धीरे अच्छा ये धीरे या फिर ज्यादा भी हो सकता है, जो कुछ भी हो सकता है, बट जो पॉपुलेशन इंक्रीज है ये कांस्टेंट वैल्यू के साथ हो रही होगी, समझ रहे हैं। तो इस तरह के शहर के लिए ये चीज अप्लीकेबल है, मतलब द सिटीज आर सफिशिएंटली लार्ज एंड ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड। इस तरह के सिटीज पे आप अप्लाई करोगे अरिथमेटिक इंक्रीज मेथड। अभी इसको हम कैसे अप्लाई करेंगे, मैथमेटिकल प्रोसीड्यूर
इसका पूरा कंप्लीट देखते हैं। ठीक है, तो हम चालू करेंगे। तो देखिए, हमको कोई मेथड वगैरह याद नहीं करना है, कोई फार्मूला याद नहीं करना, हम फार्मूला खुद बना लेंगे। ये सब चीज़ें लोगों को लगती है बहुत बोरिंग है, यहाँ से क्वेश्चन नहीं आते हैं, पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन क्वेश्चन यहीं से आ जाते हैं, तो एग्जाम में फंस जाते हैं। क्यों? सॉल्व नहीं हो पाता, क्योंकि चीज़ों को समझे हुए नहीं होते हैं, याद करके जाते हैं। तो हम फार्मूला बना लेंगे अपने आप, है ना, तो चीज़ें आसान रहेगी हमारे लिए। तो देखिएगा, बड़ा इंटरेस्टिंग है। तो यहाँ पे मैंने 3 कॉलम बना रखा है, ईयर, पॉपुलेशन, इंक्रीज इन पॉपुलेशन। अच्छा, मेरे को एक ओवरऑल बात बताइए, किसी भी शहर का पॉपुलेशन समय के साथ डिक्रीज होगा या इंक्रीज होगा? ऑब्वियसली इंक्रीज ही होता हुआ चलेगा, डिक्रीज का तो सवाल ही नहीं है। अगर ऐसा होता तो समझिए इंडिया आज कहाँ होती है ना। पॉपुलेशन तो धीरे 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 बढ़ेगा ही बढ़ेगा, बढ़ता ही बढ़ता है, मल्टीप्लाई होती है ना, डिक्रीज नहीं होती। तो यहाँ पे कुछ ईयर मैंने ले रखा है, 1900 ले रखा है, 1910, 1920, ऐसा। तो देखिए, इन हर एक के बीच में 10 ईयर का डिफरेंस है, 10 ईयर, समझ रहे हैं? ये 10 ईयर, ये 10 ईयर का डिफरेंस पे मैंने क्यों लिया है? क्योंकि जो कोड है ना अपना, कोड में भी 10 ईयर के डिफरेंस पे लिया है। ये जो 10 ईयर होता है, इसको कहा जाता है डिकेड। हर एक 10 साल को उसको डिकेड बोला जाता है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू कोड में आपको चीजों को पढ़ा रहा हूं, तो कोड में भी ये 10 ईयर का डिफरेंस लिया गया है साल दर मतलब डेटा में। लेकिन मान लीजिए एग्जाम में डेटा अलग हो सकता है, तो उसके अकॉर्डिंग हम अपने नॉलेज, चूंकि हमने सीख रखा है मेथड को, तो मॉडिफाई करके आंसर्स कर सकते हैं। मैं आपको सब टेक्निक सिखा दूंगा, घबराने की जरूरत नहीं है। मान लो 1900 में पॉपुलेशन था, कोई एक शहर है, पॉपुलेशन था उसका P1, फिर P2 पॉपुलेशन हुआ, फिर P3 पॉपुलेशन हुआ, फिर P4 पॉपुलेशन हुआ, फिर P5 पॉपुलेशन हुआ, ऐसा। तो पॉपुलेशन तो बढ़ता गया है। ठीक है, अब हमको क्या निकालना है? इंक्रीज इन पॉपुलेशन। अब ये जो इंक्रीज इन पॉपुलेशन है, लेट्स सपोज इसको मैं रिप्रेजेंट करता हूं बाय x। ठीक है, ये मैं लिखा हूं x। तो 1900 में कोई इंक्रीज इन पॉपुलेशन तो दिखेगा नहीं, क्योंकि वो फर्स्ट डेटा है, दैट इज योर फर्स्ट डेटा। नाउ 1910 में इंक्रीज इन पॉपुलेशन बिल्कुल दिखेगा, कितना? P2 माइनस P1 दिखेगा। लेट्स सपोज इसको मैं कहता हूं x1। फिर P3 माइनस P2 इंक्रीज इन पॉपुलेशन, इसको मैं कहता हूं x2। फिर P4 माइनस P3, इसको मैं कहता हूं x3। फिर यहां पे आपको पॉपुलेशन इंक्रीज दिखेगा, P5 माइनस P4, इसको मैं कहता हूं x4। समझिए, तो यहां पे आपके पास 4 इंक्रीज इन पॉपुलेशन का डेटा मिल गया फ्रॉम दी पास्ट डेटा। कहां से निकाले हमने ये इंक्रीज इन पॉपुलेशन का डेटा? पास्ट डेटा को यूज करके। ठीक है, तो अब इसका हम एवरेज निकाल लेंगे, एवरेज इंक्रीज इन पॉपुलेशन, एवरेज इंक्रीज इन पॉपुलेशन। तो एवरेज निकालना बड़ा सिंपल है, जितने डेटा हैं उतना नंबर ऑफ डेटा ऐड करिए, डिवाइडेड बाय उतना नंबर कर दीजिए। तो अगर मैं लिखूंगा एवरेज इंक्रीज का फॉर्मूला x बार, तो x बार इक्वल टू क्या होगा? x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस डॉट 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 प्लस अप टू xn, जितना भी नंबर ऑफ डेटा था उस बेसिस पे आपने ये x के वैल्यू कैलकुलेट किए होंगे, डिवाइडेड बाई n। तो ये आपको निकल गया एवरेज इंक्रीज इन पॉपुलेशन, जो कि हमने कैलकुलेट कर लिया, और ये एक कांस्टेंट वैल्यू है। दिस इज ए कांस्टेंट वैल्यू, है ना, दिस इज ए कांस्टेंट वैल्यू। अब इस वैल्यू का हमें यूज करना है टू कैलकुलेट द फ्यूचर पॉपुलेशन। फ्यूचर पॉपुलेशन कहने का मतलब है, जैसे यहाँ पे 1940 तक है, आपको लास्ट डेटा दिया गया था क्वेश्चन में, मान लो ये जो 1940 तक लास्ट डेटा दिया गया था, तो यहाँ पे लास्ट डेटा कौन सा है आपका? यहाँ पे जो लास्ट डेटा है वो है P5 वाला पॉपुलेशन। तो हम क्या करेंगे, ये P5 वाले पॉपुलेशन को कहेंगे लास्ट नोन डेटा। ये आपका लास्ट नोन डेटा है, तो यहाँ पे इस P5 को मैंने रिप्रेजेंट कर दिया एज ए P0। ये बात आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बात आपको बहुत अच्छे से माइंड में फीड हो जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जो मेथड, 2 अलग अलग मेथड मैंने आपको बताया था पॉपुलेशन फोरकास्टिंग का, याद करो। एक बताया था मैंने मैथमेटिकल मेथड, दूसरा बताया था मैंने ग्राफिकल मेथड। जो मैथमेटिकल मेथड है, इन मेथड में जो हम पॉपुलेशन को फोरकास्ट करते हैं, उसके लिए जो हमारा बेस पॉपुलेशन होता है ना, मतलब वो होता है लास्ट नोन डेटा। लास्ट नोन डेटा से इन फ्यूचर कितना इंक्रीज हुआ, ये चीज हम कैलकुलेट करते हैं मैथमेटिकल मेथड में। तो मैथमेटिकल मेथड में जो P0 होती है, ये होती है आपकी लास्ट नोन डेटा।
बट जो ग्राफिकल मेथड होता है, ग्राफिकल मेथड में जो पी नॉट होता है, ठीक है, ये जो पी नॉट का वैल्यू होता है, इट इज योर इनिशियल डेटा। क्योंकि ग्राफ जो है, ग्राफ जो जब भी हम बनाएंगे ग्राफिकल मेथड, अलग अलग ग्राफ होंगे, कुछ इस तरह से होंगे, कुछ ऐसे होंगे, जो भी होंगे, तो ग्राफ और यहां से बनती है ना, स्टार्टिंग से, समझ रहे हैं? तो वहां पे जो पी नॉट हम कंसिडर करते हैं इनिशियल डेटा, फर्स्ट नोन पॉपुलेशन, वहां से हम ग्राफ बनाते हैं, तो उसी ग्राफ को आगे फ्यूचर तक कंटिन्यू करते हैं और पॉपुलेशन का एस्टिमेशन करते हैं। तो ग्राफिकल मेथड में पी नॉट फर्स्ट डेटा होता है, और मैथमेटिकल मेथड में, जितने भी मैथमेटिकल मेथड हैं सारे, सभी में पी नॉट जो होता है वो होता है लास्ट नोन डेटा। ये डिफरेंस आप याद रखिएगा, न्यूमेरिकल कैलकुलेशन में गलती नहीं होगी, ठीक है। नेक्स्ट, तो आगे चल के आपको वो तो समझ में आएगा ही आएगा, लेकिन मैंने बता दिया, एक पॉइंट हाईलाइट करवा दिया यहाँ पर। यहाँ पे ये जो एक्स बार है, ठीक है, जो आपने कैलकुलेट किया, इसका क्या बेसिक सा मतलब है कि हर एक 10 साल में कितना पॉपुलेशन ऑन एन एवरेज इंक्रीज हो रहा है, इसका बेसिक सा मतलब यही है। तो लेट्स सपोज, मान लीजिए जैसे यहाँ पे 1940 तक आपका लास्ट डेटा था, मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ कि आपको 1950 का बताना है, 1950, तो 1940 से 1950 और एक 10 साल हो गया, तो और एक 10 साल में एवरेज इंक्रीज कितना होगा हम बता देंगे। पी नॉट मतलब जो लास्ट नोन पॉपुलेशन था, ठीक है, लास्ट नोन पॉपुलेशन जो थी, पी नॉट प्लस एक्स बार प्लस एक्स बार, इस तरह से समझ में आ रहा है। तो लेट्स सपोज ये जो पॉपुलेशन है, इसको मैं पॉपुलेशन 1950 कहते हैं। लेट्स सपोज कि आपको बतानी है पॉपुलेशन 1960 का, तो 1950 से 1960 मतलब और एक 10 साल आप आगे बढ़ गए कि नहीं। तो अब क्या करेंगे, तो यहाँ पे जो अब लास्ट नोन डेटा हो जाएगा, अगर आपको 1960 का पॉपुलेशन बताना है तो वो क्या हो गया, अगर मैं एक जनरल फॉर्मूला लिखूं तो वो हो जाएगा आपका 1950, पॉपुलेशन ऑफ 1950, ये हो गया पी नॉट का वैल्यू, मतलब लास्ट नोन डेटा फॉर दिस, प्लस एक्स बार एवरेज इंक्रीज। उसी तरह से लेट्स सपोज मेरे को पॉपुलेशन ऑफ 1970 लिखनी है, ठीक है, मेरे को क्या लिखनी है, पॉपुलेशन ऑफ 1970, पॉपुलेशन ऑफ 1970, तो मतलब 1960 से और 10 साल आप आगे चले गए, तो ये क्या लिख देंगे आप, पॉपुलेशन ऑफ 1960 प्लस एवरेज इंक्रीज कितना हो रहा है, एक्स बार हो रहा है। ऐसा देख रहे हैं कि नहीं? तो देखिए इस तरह से आप कैलकुलेट करेंगे। अब इसको मैं एक जनरल फॉर्मूला के टर्म्स में कन्वर्ट करना चाहता हूं, तो मैं क्या करूंगा, देखो लेट्स सपोज ये जो 1970, इसको मैं और कैसे लिख सकता हूं, पॉपुलेशन ऑफ 1970 को और कैसे लिखा जा सकता है। देखिए अगर मैं इन टर्म्स ऑफ, देखिए पॉपुलेशन ऑफ 1970 को हम लिख सकते हैं, यहाँ पे पॉपुलेशन ऑफ 1960 है, तो पॉपुलेशन ऑफ 1960 क्या था, पॉपुलेशन ऑफ 1950 प्लस एक्स बार, ठीक है। अब ब्रैकेट में क्या बचा, इधर बाहर में प्लस एक्स बार, इसको और तोड़ो, क्योंकि 1950 का पॉपुलेशन आपके उसके लिए भी इक्वेशन है। तो पॉपुलेशन ऑफ 1950 क्या था, पॉपुलेशन ऑफ 1950 जो थी, एक मिनट, अच्छा 1960 का डाल दिए, अब 1950 यहाँ पे डाल दिया, अब 1950 का चाहिए, तो पॉपुलेशन ऑफ 1950 इज योर पी नॉट प्लस एक्स बार, जस्ट मिनट हैंग हो गया, एक्स बार प्लस एक्स बार प्लस एक्स बार। तो इसका देखिए ये क्या बन गया, पी नॉट प्लस 3x बार, ऐसा बन गया। तो अब ये जो पी नॉट थी, ये जो पी नॉट थी, ये क्या थी, दिस इज योर पॉपुलेशन ऑफ 1940। पी नॉट जो हमने कंसिडर किया था, पॉपुलेशन ऑफ 1940 कंसिडर किया था, क्योंकि 1940 का जो पॉपुलेशन था, दिस इज योर लास्ट नोन डेटा, लास्ट नोन डेटा, है ना। तो ऐसा, तो ये हमने पी नॉट ओरिजिनल इक्वेशन में अपना कंसिडर कर रखा था, जो डेटा आपको दिया था। तो देखिए अब जरा कंपेयर करो, ये 1970 से लेके 1940 के बीच में कितने साल का डिफरेंस है। तो यहां पे आपको मालूम होगा 30 साल का डिफरेंस, 30 इयर्स। 30 साल मतलब कितना दशक, कितना नंबर ऑफ डिकेड, मतलब 30/100, सॉरी 30/10 इक्वल टू 3 डिकेड, मतलब 3 दशक हुआ, है ना। तो इसको मैं कहता हूं एन, एन मतलब क्या, नंबर ऑफ डिकेड, नंबर ऑफ डिकेड फ्रॉम
लास्ट नोन पॉपुलेशन, फ्रॉम लास्ट नोन पॉपुलेशन। तो देखिए यहाँ पे फॉर्मूला बन गया है आपका जनरल फॉर्मूला। जैसे पॉपुलेशन ऑफ 1970 इक्वल टू क्या आ गया, पी नॉट प्लस 3x बार, मतलब पी नॉट जो लास्ट नोन पॉपुलेशन था आपके पास 1940 का, प्लस आपको 1970 का निकालना था। 1970 और 1940 के बीच में 3 दशक का अंतर है। कितना दशक का अंतर है, 3 दशक का अंतर था, इसलिए आपने 3 इंटू एक्स बार कर दिया। मान लो 1980 का निकालना है तो 4 दशक का अंतर हो गया, तो पी नॉट प्लस 4 इंटू एक्स बार। 5 दशक का अंतर हो गया, मान लो जितना दशक का अंतर होगा, मान लो 50 ईयर्स का डिफरेंस हो गया, तो 5 इंटू एक्स बार। क्योंकि ये जो एक्स बार है ये हमने कैलकुलेट कर रखा है हर एक 10 ईयर का इंक्रीमेंट। अब क्वेश्चन में ये डेटा चेंज हो सकता है, ये डेटा हो सकता है हर एक 5 ईयर पे इंक्रीमेंट, हर एक 1 ईयर पे इंक्रीमेंट, हर एक 3 ईयर पे इंक्रीमेंट। अकॉर्डिंगली आपको काम करते रहना है, लेकिन कोड में स्टैंडर्ड 10 ईयर को लेके कंसिडर किया है, तो मैं 10 ईयर के बेसिस पे आपको फॉर्मूला बना के दे रहा हूँ। बट कॉन्सेप्ट आप समझ रहे हैं ना, बैकग्राउंड। क्वेश्चन में कुछ भी पूछ सकता है वो, हर एक 2 ईयर का इंक्रीमेंट है ना, उस बेसिस पे क्वेश्चन पूछ सकता है। मतलब आपको डेटा दे दिया 1962, 1964, 1966 ऐसा मान लो, और आपसे पूछ रहा है कोई 1978 का, मान लो इस तरह से, तो हर एक 2 ईयर का इंक्रीमेंट पे। क्लियर है? तो मैं एक जनरल फॉर्मूला यहाँ पे क्या बना सकता हूं कि पॉपुलेशन ऑफ, सो लेट्स सपोज आपको बतानी है पी एन का वैल्यू। पी एन मतलब क्या है, पी एन मतलब है पॉपुलेशन आफ्टर एन नंबर ऑफ डिकेड फ्रॉम लास्ट नोन पॉपुलेशन। पॉपुलेशन आफ्टर एन नंबर ऑफ डिकेड फ्रॉम लास्ट नोन पॉपुलेशन। पी एन इक्वल टू क्या होगा, पी नॉट लास्ट नोन पॉपुलेशन प्लस एन नंबर ऑफ डिकेड इनटू एवरेज इंक्रीमेंट पर डिकेड एक्स बार। तो ये कोड में फॉर्मूला है, उसको हमने डिराइव कर लिया। तो यहाँ पे एन क्या है, नंबर ऑफ डिकेड में हम बात कर रहे हैं, नंबर ऑफ डिकेड्स में बात चल रहा है अपना। तो ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वेरी कर सकता है। आपका 5 ईयर्स पे डेटा दिया होगा, 2 ईयर्स पे डेटा दिया होगा, तो अकॉर्डिंगली चीजें वेरी हो जाएंगी। एक्स बार क्या है, एवरेज इंक्रीमेंट, एवरेज पॉपुलेशन इंक्रीज पर डिकेड, यही होगा ना, पर डिकेड। पी नॉट क्या है, लास्ट नोन पॉपुलेशन, लास्ट नोन पॉपुलेशन, पॉपुलेशन। पी एन क्या है, पॉपुलेशन आफ्टर एन नंबर ऑफ डिकेड, पॉपुलेशन आफ्टर एन नंबर ऑफ डिकेड फ्रॉम लास्ट नोन पॉपुलेशन, फ्रॉम लास्ट नोन पॉपुलेशन। ठीक है, ये चीज हो गया। तो यहां पे देखिए, तो यहां पे एन नंबर ऑफ डिकेड निकालने का कॉन्सेप्ट क्या था, एन नंबर ऑफ डिकेड निकालने का कॉन्सेप्ट यही था, जैसे कि हमारे पास 1940 का डेटा अवेलेबल था, हमको बताना था 1980 का, तो 1940 और 1980 के बीच में कितना ईयर का डिफरेंस है, 40 ईयर का, 40 ईयर्स का। तो एक डिकेड में होगा 10 साल, तो 40 डिवाइडेड बाय 10 कर दिया, तो 4 नंबर ऑफ डिकेड। तो पी एन मतलब पॉपुलेशन आफ्टर 4 नंबर ऑफ डिकेड फ्रॉम द लास्ट नोन पॉपुलेशन। तो यहाँ ये तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, मतलब यहाँ पे कोड के अकॉर्डिंग जो डेटा है उसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने बात किया। मान लो 5 साल का आपका डिफरेंस दिया होता, तो ऐसे केसेस में आप क्या करते, तो आप जो आगे का मतलब बताते। एक मिनट, मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं अभी। लेट्स सपोज जैसे कि यहाँ पे हमने 1970, 1980 इन सब चीजों का निकालना सीख लिया, लेकिन मान लो अगर मैं आपसे पूछूं 1985, 1985 का पॉपुलेशन क्या होगा, ये आपसे पूछूं 1985 का पॉपुलेशन क्या होगा, सेम डेटा, सेम चीज को हमें एक्सपेंड करना है। तो यहाँ पे क्या होगा, सेम कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे, बस एन का कैलकुलेशन अलग हो जाएगा। एन को कैसे कैलकुलेट करना है इस चीज को देखिए। आप क्या करिए,
आप सिंपल सी बात है, पहले 1985 और 1940, क्योंकि लास्ट नोन पॉपुलेशन आपका क्या है 1940, तो 1985 और 1940 के बीच में कितना ईयर का डिफरेंस है 45 ईयर, 45 साल का डिफरेंस है। तो ये जो 45 साल है, हमको एन का मतलब क्या है नंबर ऑफ डिकेड, एन का मतलब क्या है नंबर ऑफ डिकेड, कितने दशक हैं, तो 45 साल आपके कितने दशक हुए, तो ये चीज बताओगे। फॉर एग्जाम्पल अगर हमको पॉपुलेशन पी 1985 बतानी है ना, तो 45 ईयर्स का डिफरेंस है, तो 45 साल कितने दशक हो गए, एन इक्वल टू क्या होगा 45 डिवाइडेड बाई 10 इक्वल टू 4.5, है ना। तो हम क्या करेंगे पी नॉट, अच्छा 1985 है, ठीक है 1985, तो पी नॉट प्लस 4.5 इंटू एक्स बार। पी नॉट मतलब 1940 का पॉपुलेशन, क्योंकि लास्ट नोन पॉपुलेशन पी ऑफ 1940 प्लस 4.5 इंटू एक्स बार, समझ गए। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट। उसी तरह से आपको कुछ भी ईयर दे सकता है 1986, 1987, एनी पर्टिकुलर ईयर, तो आप क्या करो लास्ट नोन पॉपुलेशन से लेके जो ईयर आपको दिया है उसके बीच में कितना डिफरेंस है सबसे पहले वो निकालो, प्लस ये देखो कि ये जो इंक्रीमेंट निकाले हो ये किस बेसिस पे निकाले हो, डिकेड वाला कॉन्सेप्ट यूज किया है या फिर क्वेश्चन में 2 ईयर्स का गैप दिया था, 3 ईयर्स का गैप दिया था, क्या दिया था, जितना ईयर का गैप दिया था उतना से आप डिवाइड कर दीजिए वो ईयर डिफरेंस को, तो n का वैल्यू मालूम हो जाएगा, तो वो n का वैल्यू जस्ट यहाँ पे पुट कर दीजिए। लेट्स सपोज यहाँ तो हमने डिकेड वाला कॉन्सेप्ट को लेके चला, अभी मान लो 5-5 साल का डिफरेंस आपके पास था, 5-5 साल का डिफरेंस था, तो मान लीजिए मतलब ये जो एक्स बार है ये एवरेज इंक्रीमेंटल दिया था ऑन बेसिस ऑफ 5 ईयर्स, ठीक है 5 ईयर पे आपको एवरेज इंक्रीमेंटल था, यही सेम डेटा। तो मान लो 1940 पे था आपका पहले, ठीक है, इसी को मैं पी नॉट कंसिडर कर रहा हूं, आपको क्वेश्चन में पूछ दिया निकालने के लिए 1986 पे, तो आप क्या करोगे, आप सबसे पॉपुलेशन ऑफ 1986 निकालने के लिए आप क्या करोगे, इन दोनों का डिफरेंस ले लो पहले, कितना ईयर का डिफरेंस है 46 ईयर का, ठीक है। तो n का वैल्यू जो यहाँ पे इस डेटा के अकॉर्डिंग जो पुट होगा वो कितना पुट होगा 46 डिवाइडेड बाई 5 कर दीजिए, जो भी वैल्यू आएगी दैट वैल्यू विल बी n वैल्यू, आप पी नॉट प्लस n इंटू एक्स बार, तो आपने 5 ईयर के बेसिस पे कैलकुलेट कर रखा होगा। पैटर्न समझ रहे हो क्वेश्चन का, पकड़ में आ रहा है, ठीक है। तो यही कॉन्सेप्ट है, इसी कॉन्सेप्ट को अलग अलग तरीके से हम एक्सपैंड करके यूज कर लेंगे, समझे, ठीक। तो दिस इज द ओवरऑल कॉन्सेप्ट ऑफ योर अरिथमेटिक इंक्रीज मेथड, ओके। तो आप इसको लिख लीजिए, लिख लिए होंगे आई थिंक, नहीं तो बैक जाके लिख लो। अब यहां से दूसरा सेकेंड कॉन्सेप्ट हम चालू करेंगे, ज्योमेट्रिक इंक्रीज मेथड। तो लिखना चालू करिए ज्योमेट्रिक इंक्रीज मेथड। देखिए जैसा अरिथमेटिक इंक्रीज मेथड था वो ओल्ड एंड एस्टेब्लिश सिटी के लिए अप्लीकेबल थी कहीं ना कहीं, ठीक है, लेकिन ये जो मेथड है दिस इज अप्लीकेबल फॉर यंग सिटी एंड रैपिडली ग्रोइंग एंड डेवलपिंग सिटी के लिए। यंग जो अभी सिटी नए हैं प्लस जिसमें डेवलपमेंट रैपिडली हो रहा है, डेवलपमेंट रैपिडली हो रहा है कहने का मतलब विकास हो रहा है जल्दी जल्दी, तो विकास जल्दी जल्दी होगा तो पॉपुलेशन भी जल्दी जल्दी इंक्रीज होगा, समझ रहे हैं। तो इस तरह के शहर के लिए जैसे कि मान लो भुवनेश्वर एग्जांपल में ले लो, अभी तो देखो रांची वगैरह अभी डेवलपमेंट के फेज में ही है ना, रांची हो गया, भुवनेश्वर ले लो, तो इस तरह के जो शहर है यंग एंड रैपिडली डेवलपिंग सिटीज, तो ऐसे शहरों के लिए ज्योमेट्रिक इंक्रीज मेथड अप्लीकेबल है, समझ गए। यहाँ पे पॉपुलेशन जल्दी बढ़ता है क्योंकि अभी रैपिडली डेवलपिंग है, हमको मालूम है कि आगे चल के इन फ्यूचर इसका डेवलपमेंट बढ़िया होगा, ये भी एक मेगा सिटी बन जाएगी, बड़ी सिटी बन जाएगी, तो इसलिए बहुत सारे लोग अभी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हैं, प्रॉपर्टी वगैरह खरीदते हैं, तो लोग शिफ्ट होने का कोशिश करते हैं और होते भी हैं, तो इस कारण से जो यहाँ पे पॉपुलेशन इंक्रीज होती है वो थोड़ा ज्यादा होती है, समझ रहे हैं। इसलिए ज्योमेट्रिक इंक्रीज मेथड, क्योंकि ये मेथड जो है इस पॉपुलेशन इंक्रीज के ट्रेंड को फॉलो करता है, क्योंकि ये क्वेश्चन होगा आपके माइंड में क्यों इस तरह के शहर के लिए अरिथमेटिक मीन नहीं लगाए, क्योंकि इस तरह के शहर में अगर अरिथमेटिक मीन लगाएंगे तो यहाँ पे अभी क्या है, ये सिटी एस्टेब्लिश नहीं है, मतलब एवरेज इंक्रीज नहीं हो रही है पॉपुलेशन में, पॉपुलेशन जो है हर एक साल थोड़ा बढ़ते इंक्रीज हो रहा है, समझ रहे हो। तो जो भी मेथड्स होते हैं, ठीक है, जो हम अप्लाई करते हैं किसी शहर के ऊपर, तो वो हम वहाँ के प्रैक्टिकल कंडीशंस को ऑब्जर्व करते हुए उस मेथड को वाइजली चूज करके उस शहर के लिए अप्लाई करते हैं,
समझ रहे बात को? तो जो शहर के इस तरह के कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे वहां पर हम ज्योमेट्रिक इंक्रीज मेथड को लगाएंगे, क्योंकि ये जो मेथड है ये मेथड ऐसे ट्रेंड को फॉलो करते हुए दिया गया है। बात क्लियर है? समझ रहे हो बात को? बहुत अंदर की बात है। असर्शन रीजनिंग में इन सब चीजों से लॉजिक पूछते हैं जो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया। डेफिनेटली आपको लग रहा होगा मजाक ऐसे ही बोल दिया सर ने। असर्शन रीजनिंग क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है, आप जब सॉल्व करेंगे आपको मालूम हो जाएगा। तो ज्योमेट्रिक इंक्रीज मेथड लिखिए, पढ़ देता हूं एक बार। इन दिस मेथड परसेंटेज ग्रोथ रेट, देखिए यहाँ पे क्या, देखो कैलकुलेशन जब करेंगे टेक्निक में सिखाऊंगा तो समझ ही जाओगे, बट लिख लो पहले। इन दिस मेथड परसेंटेज ग्रोथ रेट फ्रॉम गिवन डेटा इज फाउंड आउट, मतलब ओल्ड डेटा, पास्ट डेटा जो भी है उस डेटा को यूज करके हम क्या करते हैं, यहाँ पे कुछ और निकालते हैं। क्या निकालते हैं वो? परसेंटेज ग्रोथ रेट। The percentage growth rate is assumed to be constant denoted by R। अब ये जो परसेंटेज ग्रोथ रेट है इसको यहाँ पे कांस्टेंट एज्यूम किया जाता है। R is compounded, R को क्या किया जाता है? R is compounded over existing population and is calculated from past known data। R is computed by geometric mean। Very important। ये जो R है इसको हम कैसे निकालते हैं? R को हम ज्योमेट्रिक मीन के कॉन्सेप्ट को यूज करके निकालते हैं। पूरा का पूरा स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है। R इज कंपाउंडेड ओवर एग्जिस्टिंग पॉपुलेशन एंड इज कैलकुलेटेड फ्रॉम पास्ट नोन डेटा, मतलब ये R का कैलकुलेशन है, ठीक है। और ये कंपाउंडिंग कैसे किया जाता है? ज्योमेट्रिक मीन के कॉन्सेप्ट को यूज करके। मैं कैलकुलेशन के टाइम पे इस कॉन्सेप्ट को सिखाऊंगा अभी। मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन इसका क्या है समझ में आ जाएगा। applicable to young and rapidly developing city। This is again very much important point for objective कि geometric mean, geometric increase method या फिर geometric mean method is applicable to what, which kind of city? It is applicable for young and rapidly developing city like भुवनेश्वर, रायपुर, रांची, ये सब चीजें, ये सब शहर, ठीक है। तो थ्योरी हो गया, समझ लेंगे अभी मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट। तो ये ऊपर के जो पॉइंट्स हैं 1 2 3 सब कुछ समझ में आ जाएगा, टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। कॉपी में चीजें होना चाहिए, समझा तो मैं दूंगा ही, समझ रहे हो बात को? चलिए इस टेबल को समझिएगा, ठीक है। तो सेम डेटा ले लिया मैंने, जो पहले जो ईयर वगैरह लिए थे उसी तरह से ले लिया ताकि ये कॉमन बना रहे कॉपी पे, तो आपको समझ में रहेगा चीजें, मतलब आसान लगेगी समझने में रिवीजन करते वक्त, है ना। फॉर्मूला बना, क्योंकि हम तो यहाँ पे फॉर्मूला बना रहे हैं, याद नहीं कर रहे हैं। तो देखिए पॉपुलेशन लिखता हूँ, मान लो इसका पॉपुलेशन है P1 P2 P3 P4, P3 P4 हो गया, फिर P5 हो गया, ऐसा दिस आर दी पॉपुलेशन। तो यहाँ पे P5 आपका क्या है, इसी को मैं कह दूंगा P0। आपको ये कॉन्सेप्ट अब क्लियर है? P0 मतलब लास्ट नोनो पॉपुलेशन। तो इतना सारा डेटा गिवन है ना, इसमें P5 जो है वो लास्ट पॉपुलेशन है, तो दैट इज योर P0 वैल्यू इन दिस कैलकुलेशन। एक्चुअली क्या है, मैं जोर से बोलता हूं तो अगल बगल के लोग भी जोर जोर से बोलने लगते हैं। गेट लगा दिया मैंने। अब देखिए अब क्या करेंगे, इंक्रीज इन पॉपुलेशन कैलकुलेट करो। तो यहां पे इंक्रीज इन पॉपुलेशन कुछ मिलेगा? नहीं मिलेगा। इधर क्या मिलेगा? P2 माइनस P1 मिलेगा, P3 माइनस P2 मिलेगा, P4 माइनस P3 मिलेगा, P5 माइनस P4 मिलेगा। ये क्या है? X के वैल्यू, X1 X2 है ना, X3 X4, ये वो वैल्यूज है। अब देखिए अब हमको क्या कैलकुलेट करना है? परसेंटेज इंक्रीज इन पॉपुलेशन। परसेंटेज इंक्रीज इन पॉपुलेशन हमको अब कैलकुलेट करना है। परसेंटेज इंक्रीज, अब इसको जरा समझिएगा। देखो ये वाला डेटा को ऑब्जर्व करो, मतलब 1900 में पॉपुलेशन था P1, 1910 में पॉपुलेशन हुआ आपका P2। इंक्रीज कितना हुआ? X1 के बराबर का, मतलब P2 माइनस P1 के बराबर का, जिसको हम X1 कह रहे हैं। इतना इंक्रीज हुआ कहां से? P1 पॉपुलेशन से इतना इंक्रीज हुआ ना, विथ रेस्पेक्ट टू P1 पॉपुलेशन जो 1900 में थी, 10 साल बाद 1910 में X1 पॉपुलेशन इंक्रीज हो गया, यही मतलब है। तो परसेंटेज इंक्रीज अगर मेरे को निकालना है तो देखो इनिशियली यहाँ पे तो कोई इंक्रीज नहीं मिलेगी क्योंकि वो तो इनिशियल डेटा।
आपको नेक्स्ट ईयर में या फिर उससे जैसे यहाँ पे डेटा दिया 10 साल का इंटरवल पे, तो आपको नेक्स्ट दशक पे आपको इंक्रीमेंट, एक दशक का इंक्रीमेंट आपको देखने को मिलेगा। तो वो जो इंक्रीमेंट है वो कितना परसेंट है ओरिजिनल पॉपुलेशन का, यही चीज आपको निकालना है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर मैं परसेंटेज इंक्रीज निकालूं तो मैं कहूंगा P2 माइनस P1 डिवाइडेड बाई P1 इंटू 100, या फिर इसको मैं लिख सकता हूं X1 बाई P1 इंटू 100, इसको मैं रिप्रेजेंट करता हूं बाई R1। समझे, परसेंटेज इंक्रीज इन पॉपुलेशन। उसी तरह परसेंटेज इंक्रीज या अब नेक्स्ट में क्या होगा, देखिए नेक्स्ट में ये होगा 1910 में आपका पॉपुलेशन मतलब कितना था, P2 पॉपुलेशन था। 1920 में पॉपुलेशन हो गया कितना, P3। इंक्रीज कितना हुआ, P3 माइनस P2, इतना इंक्रीज हुआ। तो परसेंटेज इंक्रीज अब यहां निकालोगे 1920 में, तो हम 1910 के डेटा के बेसिस पे परसेंटेज इंक्रीज निकालेंगे ना, कि विथ रेस्पेक्ट टू 1910 मेरा परसेंटेज इंक्रीज 1920 में कितना हो गया। तो ये कितना हो जाएगा, P3 माइनस P2 डिवाइडेड बाई P2 इंटू 100, या फिर आप इसी को X2 बाई P2 इंटू 100 इक्वल टू R2 कह सकते हैं। समझ गए फॉर्मूला बनाना परसेंटेज इंक्रीज का। तो इसी तरह से मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, X3, अब सिंपली लिखता हूँ X3 बाई P3 इंटू 100 इक्वल टू R3 मान लो इसको क्या लिख सकता हूँ, X4 बाई P4 इंटू 100, इसको मैं लिख सकता हूँ R4। समझ रहे हैं। तो यहाँ पे आपको 4 R मिल गए, 4 X मिल गए, तो हमको बेसिकली ये परसेंटेज इंक्रीज से मतलब है। तो यहाँ पे देखिए ये जो परसेंटेज इंक्रीज है R1, R2, R3, R4, इनके वैल्यूज डेफिनेटली अलग अलग होंगे। इट इज नॉट ट्रू कि इनके वैल्यू सेम होंगे, ये सच नहीं है, ये अलग अलग रियलिटी में होंगे। समझ रहे हैं, अलग अलग रियलिटी में होंगे। बट कॉन्सेप्ट क्या कहा था, कॉन्सेप्ट बोल रहा था कि ये जो R का वैल्यू है, जो हम कैलकुलेशन एक्चुअली जो हम कैलकुलेशन में एक फार्मूला बना के जो हम यूज करेंगे फ्यूचर पॉपुलेशन को एस्टिमेट करने के लिए, मतलब जैसे यहाँ पे 1940 का डेटा था, आपको 1970 का पूछ लिया, 1980 का पूछ लिया, तो वो फ्यूचर पॉपुलेशन को एस्टिमेट करने के लिए, कैलकुलेट करने के लिए जो R का वैल्यू हम इस्तेमाल करने वाले हैं, दैट R वैल्यू इज कंसिडर्ड एज कॉन्स्टेंट, एज्यूम्ड एज कॉन्स्टेंट। समझ गए। तो ये वो जो कांस्टेंट वैल्यू ऑफ R होगी वो कैसे निकालेंगे, उसको निकालने का दो तरीका है। उसको निकालने का कौन कौन सा दो तरीका, एक है सिंपल अरिथमेटिक मीन मेथड, अरिथमेटिक मीन या फिर एवरेज आप निकाल लो। मतलब जो चूंकि R का वैल्यू है कांस्टेंट, R का वैल्यू आपको चाहिए, तो आप R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 डिवाइडेड बाई 4 इक्वल टू एक एवरेज वैल्यू ऑफ R मिलेगा। तो ये जस्ट सिंपल मीन से मिला, अरिथमेटिक मीन से मिला। दूसरा ज्योमेट्रिक मीन मेथड होती है। तो हम कौन सा कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो मैनुअल है, कोड सजेस्ट करता है कि हम ज्योमेट्रिक मीन मेथड को यूज करेंगे टू कैलकुलेट द कांस्टेंट वैल्यू ऑफ R। समझ गए। अब ये कैसे होता है, क्या होता है ज्योमेट्रिक मीन मेथड, आपको अभी तुरंत 1 मिनट के अंदर आपको समझ में आएगा। आगे लिखिए। तो वो जो R हमने कैलकुलेट किया, तो उसके लिए भी एक आप नोट बना के लिख लीजिए कि R जो हमने टेबल में कैलकुलेट किया वो कैसे कैलकुलेट किया, ताकि आप भूल ना जाओ। परसेंटेज इंक्रीज इन पॉपुलेशन R इक्वल टू क्या किया हमने, इंक्रीज इन पॉपुलेशन मतलब जो X के वैल्यू थे डिवाइडेड बाई ओरिजिनल पॉपुलेशन, मतलब जिस पॉपुलेशन के रेस्पेक्ट में इंक्रीज हुआ है वो वाला पॉपुलेशन इंटू 100 किया था। बस हमने ये कॉन्सेप्ट को यूज किया था वो R के डिफरेंट R के वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए। अब उन डिफरेंट R के वैल्यूज को यूज करके हमको क्या करना है, एक एवरेज वैल्यू कैलकुलेट करना होता है, जिसको हम यूज करेंगे इक्वेशन में फॉर एस्टिमेशन ऑफ फ्यूचर पॉपुलेशन। तो वो जो एवरेज वैल्यू ऑफ R है, अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मैनुअल, वो एवरेज वैल्यू ऑफ R 2 तरीकों से निकाला जा सकता है, ज्योमेट्रिक मीन मेथड को यूज करके, अरिथमेटिक मीन मेथड को यूज करके। बट मैनुअल ही सजेस्ट करता है कि जब आप ज्योमेट्रिक मीन मेथड को यूज कर रहे हैं, तो ज्योमेट्रिक मीन मेथड को यूज करके जो R आप निकालोगे, दैट इज मोस्ट प्रिफरेबल, मतलब दिस इज योर प्रिफरेबल कॉन्सेप्ट। ठीक है, प्रिफरेबल मतलब हम इस वाले कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे। लेकिन हम देखते हैं दोनों फॉर्मूला। तो R यूजिंग अरिथमेटिक मीन पहले लिखता हूं, सिंपल RAM
कैसे निकालोगे? मान लो R1 प्लस R2 आपके पास R3, इस तरह से करके डॉट 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 अप टू RM नंबर ऑफ डेटा है तो डिवाइडेड बाय M। दिस इज योर अकॉर्डिंग टू अरिथमेटिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन आर यूजिंग ज्योमेट्रिक मीन GM। कैसे निकालेंगे? देखिए R1 इंटू R2 इंटू R3 इंटू R4 डॉट 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 इंटू RM bracket power 1 by M. So this is your second formula by using geometric mean. So we are going to use this particular formula, second formula, to calculate the average value of R, constant value of R. समझ गए ज्योमेट्रिक मीन कॉन्सेप्ट? तो ज्योमेट्रिक मीन ऐसे निकाला जाता है, ठीक है। जितने भी नंबर ऑफ डेटा आप सभी को मल्टीप्लाई कर दीजिए, मल्टीप्लाई करने के बाद जो प्रोडक्ट आएगा उसका पावर 1 by M, मतलब नंबर ऑफ डेटा। M क्या है? नंबर ऑफ डेटा। R1 इंटू R2 इंटू R3 इंटू R4 डॉट 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 अप टू RM पावर 1 by M। तो दिस इज योर कॉन्सेप्ट यूजिंग ज्योमेट्रिक मीन। तो इस तरह से हम एक एवरेज वैल्यू ऑफ R यूज कैलकुलेट करेंगे। तो ये निकल गई। तो अब हमको निकालना है फ्यूचर पॉपुलेशन। तो मैं एक एक स्टेप करके चलता हूँ। मान लो कि जैसे यहाँ पे लास्ट नोन डेटा आपका 1940 का था, आपको पॉपुलेशन निकालनी है 1950 में। तो 1940 से 1950 कितना दशक हुआ? क्योंकि यहाँ पे जो डेटा दिया था वो आपको दशक में दिया था, तो मैं दशक में ही बात कर रहा हूँ। मैं दूसरा तरीका भी सिखाऊंगा। मतलब मान लो जैसे 1952 दे दिया है तो कैसे निकालोगे, या फिर 1965 दे दिया तो कैसे निकालोगे। लेकिन पहले दशक वाला सिस्टम समझ लेते हैं, तो वहां से ऑटोमेटिकली जब हम जनरल फॉर्मूला बना लेंगे तब वो 52, 53 सब कुछ समझ में आ जाएगा ऑटोमेटिकली, जैसा पहले समझ में आया था। क्लियर है? ठीक है। तो लेट्स सपोज मैं कहूंगा कि 1950 का हमको पॉपुलेशन निकालनी है, मतलब एक दशक बाद। तो मैं लिखता हूं, मैं यहाँ पे थोड़ा नोटेशन देखिए, मैं आपको चेंज करके दिखाता हूँ। P0 तो आपको मालूम है, लास्ट नोन पॉपुलेशन, लास्ट नोन पॉपुलेशन, ये हो गया P0 का वैल्यू। नाउ लेट्स सपोज मैं इसको कहता हूँ P1, मतलब पॉपुलेशन आफ्टर 1 डिकेड फ्रॉम लास्ट नोन पॉपुलेशन। पॉपुलेशन मतलब 10 साल बाद, ठीक है। पॉपुलेशन आफ्टर 1 डिकेड फ्रॉम लास्ट नोन पॉपुलेशन, लास्ट नोन पॉपुलेशन, ठीक है। ऐसा लिख दिया। अगर मैं यहाँ पे P2 लिख दूं तो समझ जाओ P2 मतलब क्या कह रहा हूं, पॉपुलेशन आफ्टर 2 डिकेड फ्रॉम लास्ट नोन पॉपुलेशन। उसी तरह डॉट 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 PN लिख दूं, मतलब पॉपुलेशन आफ्टर n डिकेड फ्रॉम लास्ट नोन पॉपुलेशन। समझ गए? तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं आपको, ताकि दिक्कत ना हो। आप भी लिखो चीजों को, रिप्रेजेंटेशन किस चीज को क्या कर रहे हैं वो चीज माइंड में क्लियर होगा, कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे, डेरिवेशंस क्लियर होंगे, तो कभी क्वेश्चंस गलत नहीं होगा, चाहे कितना भी क्रिटिकल क्वेश्चन क्यों ना हो। जब आइडिया है बना लेंगे, नॉलेज ही नहीं है नहीं बना पाएंगे, ठीक है। तो पॉपुलेशन आफ्टर 2 डिकेड, यहाँ पे हो जाएगा आपका 2 डिकेड, ठीक है। 2 डिकेड, पॉपुलेशन आफ्टर 1 फ्रॉम, नहीं 1 डिकेड लिखिए ना, सेंटेंस कंप्लीट करिए। 1 डिकेड, हड़बड़ी में हूं मैं ताकि जल्दी कंप्लीट हो जाए। 1 डिकेड फ्रॉम लास्ट नोन पॉपुलेशन, पॉपुलेशन आफ्टर 2 डिकेड। लेकिन टाइम तो लगता है ये पढ़ाने में, आप बोलोगे 5 मिनट 10 मिनट में समझा दो तो मुश्किल होता है। वेल मैं वीडियो पॉज करके लिख देता हूँ। तो ये हमने लिख दिया। अब सेंटेंस को आप भी कंप्लीट करिए। P2 मतलब पॉपुलेशन आफ्टर 2 डिकेड फ्रॉम लास्ट नोन पॉपुलेशन, लास्ट नोन पॉपुलेशन मतलब P0। यहाँ पे जो मैंने लिया हुआ है, जैसे कि एग्जाम्पल में जो डेटा आपको दिया था वहां पे 1940 का डेटा था, है ना, ठीक है। वही आपका रियल में P0 1940, मतलब यहाँ पे जो मैं आपको समझा रहा हूँ, यहाँ पे दशक का इंटरवल मैं क्यों ले रहा हूँ 10 ईयर्स का, बिकॉज कोड में 10 ईयर्स का कंसिडर किया जाता है। लेकिन आपको मालूम है कोई भी डिफरेंट ईयर्स का इंटरवल होगा तो उसके अकॉर्डिंग हमारा काम हो जाएगा, कैलकुलेशन हो जाएगा, क्योंकि यू आर नोइंग द कॉन्सेप्ट। PN मतलब पॉपुलेशन आफ्टर n डिकेड फ्रॉम द लास्ट नोन पॉपुलेशन। इज इट क्लियर टू यू ऑल? सो नाउ आई एम गोइंग टू कैलकुलेट दिस P1 वैल्यू। सबसे पहले मेरे को ये बताओ कि जस्ट एक दशक के बाद जो पॉपुलेशन होगी वो आप कैसे निकालोगे। तो देखिए जो फॉर्मूला है ये P1 निकालने के लिए मैं नेक्स्ट पेज में लेके चलता हूं, ताकि वहां पे P2 भी जब लिखूंगा तो आपको समझ में आए।
देखिए जो हम P1 लिखेंगे, लेट्स सपोज, तो P1 विल बी इक्वल टू P नॉट प्लस R बाई 100, ठीक है, R बाई 100 इंटू P नॉट, या फिर इसको ब्रैकेट में कर लीजिए ऐसे कि P नॉट 1 प्लस R बाई 100, ठीक है। तो 1 दशक के बाद है तो यहाँ पे पावर 1 आ गया। P2 निकालोगे मान लो, मतलब P नॉट से 2 दशक के बाद, समझ रहे हैं, P नॉट मतलब 1940 से 2 दशक के बाद, मतलब ये 1960 का बात हो रहा है। लेकिन मान लो कि यहाँ पे P2 निकालने के लिए मैं लास्ट नोन पॉपुलेशन को ऐसे P1 ही कंसिडर करता हूँ, तो मैं यहाँ पे ऐसे लिख सकता हूँ ना, P2 इक्वल टू P1 प्लस R बाई 100 इंटू P1। समझ में आ रहा है? अच्छा, यहाँ पे एक चीज देखो, ध्यान दो, R बाई 100 में लिख रहा हूँ, मतलब R का वैल्यू ऑलरेडी यहाँ पे परसेंटेज में है, मतलब जैसे परसेंटेज आया 2.5%, तो आपको डायरेक्ट 2.5 यहाँ पे पुट करना है, तब डिवाइडेड बाय 100 होगा तो ऑटोमेटिकली वो डेसिमल फॉर्म में आ जाएगी। मतलब बेसिक सी बात है कि यहाँ पे R का जो ओवरऑल वैल्यू आपको पुट करनी है इन डेसिमल फॉर्म आपको पुट करनी है, ठीक है। तो ये चीज को आप ध्यान रखिएगा, तो इसलिए मैं जनरल एक्सप्रेशन बना रहा हूँ। तो P2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, हम ऐसे लिख सकते हैं P1 प्लस R बाई 100 इंटू P1, जैसा हमने P1 लिखा था, P1 इक्वल टू P नॉट प्लस R बाई 100 इंटू P नॉट, P2 इक्वल टू P1 प्लस R बाई 100 इंटू P1, वी कैन राइट लाइक दिस। थोड़ा एक्सपेंशन करेंगे, मतलब क्या करेंगे एक्सपेंशन में, देखिए P1 को कॉमन निकालो भाई, 1 प्लस R बाई 100 आ जाएगा पहले तो, ठीक है, ये आ जाएगा। P1 का वैल्यू पुट कर दो, P1 इक्वल टू क्या था, P1 इक्वल टू P नॉट प्लस R बाई 100। अच्छा यहाँ पे है ना, आपने निकाल रखा है P1 का वैल्यू, P1 इक्वल टू ये एक्सप्रेशन, ठीक है, P नॉट इंटू 1 प्लस R बाई 100 पावर 1, मतलब P नॉट 1 प्लस R बाई 100 पावर 1 इंटू यहाँ पे और बगल में क्या बच गया, 1 प्लस R बाई 100। तो ओवरऑल ये एक्सप्रेशन क्या हो गई, P नॉट 1 प्लस R बाई 100 पावर 2। तो आप निकालें क्या, P2। इसी तरह से आप निकालेंगे क्या, P3, यहीं पे लिखता हूं बगल, P3 क्या हो जाएगा, सेम एक्सप्रेशन को एक्सपैंड कर दीजिए, P3 P नॉट 1 प्लस R बाई 100 पावर 3, P3 मतलब लास्ट नोन पॉपुलेशन से 30 साल बाद, 3 डेकेड, 30 साल बाद। यहाँ पे क्योंकि डेकेड में डेटा था, क्वेश्चन में डेटा ही डेकेड में था, 1940, 1950 एक्सेट्रा ऐसे, तो 3 इंटरवल पे, मतलब जो भी आपका इंटरवल है 3 इंटरवल पे, 5 साल का गैप है तो 15 साल बाद, 2 साल का गैप है मतलब 6 साल बाद, जैसे यहाँ पे 10 साल का गैप है तो 30 साल बाद, n इक्वल टू 3, समझ रहे हैं। तो यहाँ पे मैं डिकेड में बात कर रहा हूँ, तो 3 इंटरवल पे, तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं P3 इक्वल टू इतना। तो एक जनरल फार्मूला अगर मैं यहाँ पे लिखने का कोशिश करूँ, लिखने की कोशिश क्या करना है, लिख देंगे, क्या होगा, Pn इक्वल टू P नॉट 1 प्लस R बाई 100 पावर n, सिंपल निकल जाएगा चीजें। ये n का वैल्यू कैसे कैलकुलेट करोगे मालूम है, सेम कॉन्सेप्ट, जैसे यहाँ पे 1940 का डेटा था आपका, ठीक है, आपसे पूछेगा 1950 में तो n इक्वल टू 1, 1960 में n इक्वल टू 2, 1965 में तो कितना ईयर का डिफरेंस है, 25 साल का, तो 25 साल मतलब कितना दशक, 2.5 दशक, तो n इक्वल टू क्या हो गया, 2.5, समझ रहे हैं। 1945 में 1945 में पूछ लिया, मान लो 1940 का आपके पास लास्ट नोन डेटा था, 1940 का आपसे पूछ लिया 1945 में, तो कितना साल का डिफरेंस है, 5 ईयर का, 5 ईयर मतलब क्या होता है, आधा दशक, मतलब 1/2 मतलब क्या हो गया, 0.5, तो n इक्वल टू 0.5, 15 साल पे पूछ लिया 1.5, समझ रहे हैं बात को। तो इस तरह से n का वैल्यू आप कंसिडर करते रहेंगे। मान लीजिए 36 साल पे पूछ लिया तो 36 डिवाइडेड बाई 10 कर दीजिए, 3.6, मतलब लास्ट नोन पॉपुलेशन से 36 साल पे पूछ लिया तो 36 साल डिवाइडेड बाई 3.6, मतलब डिवाइडेड बाई 10, 3.6,
मान लीजिए लास्ट पॉपुलेशन से 54 साल पे पूछ लिया, तो 54 डिवाइडेड बाई 10 5.4, तो n इक्वल टू ऐसे आप निकालोगे। तो ये फॉर्मूला में पुट कर देंगे, लास्ट नोन पॉपुलेशन का डेटा है, r को आपने ज्योमेट्रिक मीन से निकाल लिया है, हो गया। समझ रहे हैं कैलकुलेशन? ठीक है, इस तरह से करना होता है। सो विद दिस टू मेथड वी हैव कंप्लीटेड दिस टू मेथड। तो आई थिंक इसी टू मेथड में वीडियो आपकी लेंदी हो गई है, तो जस्ट नेक्स्ट वाले क्लास में और जो बाकी दो मेथड है इसके वो अपलोड करेंगे अलग से। उसके बाद जो नेक्स्ट वाला क्लास होगा उसमें 3 ग्राफिकल मेथड अलग से अपलोड करेंगे। देखिए छोटा छोटा बनाएंगे तो ठीक है, लेंदी वीडियो में ज़्यादा बना दूंगा तो आप देख भी नहीं पाओगे। आप इतना देखिए, नोट्स बनाइए, समझिए। नेक्स्ट क्लास में धीरे धीरे 1 घंटे का, 1 घंटे 10 मिनट का, क्योंकि हमको भी अपलोडिंग में ये होता है, क्योंकि हम भी आपसे उतना फी तो चार्ज नहीं कर रहे हैं, सब चीज़ फ्री में पढ़ा रहे हैं। जबकि आप कोचिंग वगैरह में जाओगे, मेड इजी, IAS मास्टर, ये सब रियलिटी बोल रहा हूँ, आप जाओ यही सब चीज़ बताएगा, आपसे ले लेगा 1 लाख रुपया, 1,10,000 ऐसा बताएगा, यही, इससे ज़्यादा और कुछ है नहीं। सो लाइक करिए, फॉलो करिए, और अगर आपको हमारा कंप्लीट पेड क्लास चाहिए देन फी इज 3,000 रुपीज़। एग्ज़ाम निकल जाएगा, चाहे आप गेट निकालना चाहे, इंजीनियरिंग सर्विस निकालना चाहो, स्टेट JEE, SSC JEE, एनी पर्टिकुलर एग्जामिनेशन, बिकॉज वी हैव प्रूफ, वी हैव टॉपर्स, निकल जाएगा एग्जाम, हम लोग ऐसे ही हैं। ओके, सो हर हर महादेव। सो सोमवार की जो फर्स्ट सोमवार है इसकी शुभकामनाएं एक बार फिर से आपको दे रहा हूँ। एक अपडेट मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, ठीक है, तो ये आपका हो गया मेथड कंप्लीट। एक अपडेट आपको बताना चाह रहा हूँ कि हम जा रहे हैं 21 तारीख को, यहाँ से निकलेंगे हम जहाँ पर हैं। तो एक्चुअली क्या है, जो देवघर है वहाँ पे हमारी शादी भी हुई है, विवाह भी हमारी देवघर में ही हुई थी, तो हम वहाँ जा रहे हैं। और वहाँ से हम जाएंगे 23 तारीख को, प्रोबेबली 23 को हम भी उठाएंगे गंगा जल। ये हम हर साल करते हैं, हर सावन में। जैसे पिछले साल लॉकडाउन था, वो लोग उस समय कैसे गए, तो मैं अपने बाइक लेके गया था बुलेट पे, तो फिर वहाँ से गंगा जल उठा के लाके बाबा मंदिर में चढ़ाए थे, फिर वहाँ से अमरकंटक गए थे। तो इस तरह का चलते रहता है ना। तो बात यही है, तो 23 तारीख से हम हो जाएंगे थोड़ा बिजी, क्योंकि हम रहेंगे बोलबम में, सावन के कांवरिया यात्रा में रहेंगे। लेकिन हाँ, एक चीज़ है, वीडियो बंद नहीं होगी। क्यों? इसके बाद एक प्लेलिस्ट में बना दूंगा कांवड़ यात्रा 2022, ठीक है, और इसमें आपको स्टार्टिंग फ्रॉम सुल्तानगंज से लेके बाबा मंदिर में कैसे जल चढ़ाया जाता है, वो पूरा दृश्य वगैरह सब कुछ आपको वीडियो अपडेट के माध्यम से बताऊंगा। कहाँ पे कैसे होता है, कहाँ पे क्या स्टेज शो है, मतलब पूरा का पूरा मज़ा आने वाला है। तो वो सारे वीडियोस जरूर देखिएगा जो लोग नहीं पहुँच पा रहे हैं बैद्यनाथ धाम। तो मैं जा रहा हूँ, तो आप तक मैं चीज़ों को पहुँचा दूंगा वीडियो के माध्यम से, तो ज़रूर देखिएगा और ज़रूर लाइक करिएगा उसको, एंड अपने दोस्तों में वगैरह में भी शेयर करिएगा। तो ये प्रोबेबली 23 तारीख से ये सेशंस तो क्या मतलब कांवड़िया यात्रा का वीडियो जो है वो चैनल पे ही अपलोड कर दूंगा, एक अलग प्लेलिस्ट बना के। एक चीज़ और आपको मैं कंप्लीट दिखाऊंगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बाकी उसके बाद जब हम आएंगे तो 21 तारीख तक जितना हम एनवायरनमेंट अभी कंप्लीट कर सकते हैं उतना कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद जब हम आएंगे फिर एनवायरनमेंट को कंप्लीट करने के बाद फिर मेरा प्लान अलग है। प्लान इस बार अलग क्या है, ये है कि जो लेंदी पेपर था ना, एक्चुअली हमारा तो सब ऐसे ही कंप्लीट हो चुका है, लेकिन जो अभी लेंदी पेपर थे तो बहुत सारे स्टूडेंट अभी एनरोल करके पढ़ नहीं पाएंगे, क्योंकि उतना सारा टाइम नहीं हो पाएगा, है ना। तो हम क्या करेंगे, हम सॉइल मैकेनिक्स हो गया जैसे सब्जेक्ट हो गया, या फिर सोम वगैरह जो सब्जेक्ट हो गया, इसका शॉर्ट क्लास लेंगे। शॉर्ट क्लास कहने का मतलब है, शॉर्ट मतलब सॉइल जैसे आपको टेक्निकली 90 से 100 घंटा पढ़ना पड़ता है, तो इसे 25 या 30 घंटे में ख़त्म करने का कोशिश करेंगे। मतलब इम्पोर्टेंट जैसे मैराथन वगैरह नहीं होता है जो कोई भी आके अनसेंट पढ़ा देता है, तो हम अनसेंट नहीं होगा यहाँ पे, चीज़ें पूरा कंसेप्ट होगा, ठीक है, और लेकिन कम समय में होगा, एग्ज़ाम रेलिवेंट होगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेस्ड होगा। तो वो सेशंस आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होंगे, तो आप ज़रूर देखिएगा उसके पीछे, क्योंकि हम भी मेहनत करेंगे उस कंटेंट को डेवलप करने में। प्रोबेबली 1 सप्ताह या 10 डेज के अंदर एक सब्जेक्ट इस तरह से ख़त्म होते रहेगी। तो सभी सब्जेक्ट तो नहीं, लेकिन खास करके जो इंपॉर्टेंट मेजर सब्जेक्ट्स हैं, है ना, उन सब्जेक्ट्स को मैं इस तरह से ज़रूर टैकल करने का कोशिश करूँगा आपके अगस्त के मंथ में, ठीक है। ऑल द बेस्ट।